हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बॉटनी अड्डा में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी का मैं आपके लिए न्यू टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है रसारोहण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ एशेंट ऑफ शिप। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको रसारोहण के बारे में डिटेल में बता दिया था कि रसारोहण क्या होता है, पाथ ऑफ रसारोहण मतलब रसारोहण का जो मार्ग होता है वो कैसे होता है, और उसी में मैंने आपको रिंगिंग एक्सपेरिमेंट बताया था जो कि मोस्ट आईएमपी है। सो आप वो वीडियो को देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो रसारोहण की क्रियाविधि होती है वो किस टाइप से होती है ना, उसके लिए कौन कौन से मत हैं, कौन कौन से थ्योरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा मत प्रस्तुत किए गए। जो रसारोहण की क्रियाविधि है उसको अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार समझाया। सबसे पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविकवाद। फिर सेकंड है रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब मत। फिर थर्ड है फिजिकल फोर्स थ्योरी मतलब कि भौतिकवाद। तो तीनों को अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला है वाइटल फोर्स थ्योरी, जैविकवाद। रसारोहण की क्रियाविधि को समझने के लिए हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि पेड़ों की अधिकतम लंबाई लगभग 400 फीट होती है ना। गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत 400 फीट ऊंचाई तक पानी चढ़ाने के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी। सर्वप्रथम गॉर्ड लेविस्की एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने 1884 में बताया कि जाइलम पेरेन्काइमा की सेल्स जीवित होती हैं जो कि पंपिंग एक्टिविटीज़ करती हैं, जिसके फलस्वरूप रसारोहण होता रहता है। जो गॉर्ड लेविस्की साइंटिस्ट थे उन्होंने 1884 में बताया कि जाइलम पेरेन्काइमा की जो सेल्स होती हैं वो जीवित होती हैं और वो पंपिंग क्रियाएं करती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप रसारोहण की जो क्रिया होती है वो होती रहती है। परंतु इस मत का विरोध किया किसने? स्टोर्सबर्गर नामक साइंटिस्ट ने 1893 में, और उन्होंने बताया कि यदि जाइलम पेरेन्काइमा जो कोशिकाएं होती हैं यदि उन्हें नष्ट भी कर दी जाए तो भी रसारोहण की क्रिया होगी। फिर उसके बाद आते हैं सर जेसी बोस। सर जेसी बोस ने ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी उस थ्योरी को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। इस कारण जो वाइटल फोर्स थ्योरी के जो प्रतिपादन करने वाले साइंटिस्ट थे वो सर जेसी बोस ही माने जाते हैं। सर जेसी बोस एक सुविकसित भारतीय वनस्पति शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने 1923 में पौधों में रसारोहण के लिए जैववाद या वाइटल फोर्स थ्योरी को प्रतिपादित किया। रसारोहण की क्रिया को उन्होंने स्वयं निर्मित क्रेस्कोग्राफ उपकरण द्वारा प्रदर्शित किया। ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये उन्होंने अपने द्वारा एक उपकरण बनाया, उसका नाम क्रेस्कोग्राफ रखा, और फिर उस उपकरण की सहायता से उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रतिपादित की। और उस थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि तने की सबसे भीतरी कॉर्टेक्स की कोशिकाएं, जो तना जो होता है स्टेम, उसकी जो भीतरी कोशिकाएं होती है कॉर्टेक्स की, उनमें स्पंदन गति होती है जिसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। ठीक है, ये मोस्ट आईएमपी ये जो 2-3 लाइनें हैं यही वाइटल फोर्स थ्योरी की हैं। ठीक है, डॉक्टर बोस ने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध कर दिया कि तने की भीतरी कॉर्टेक्स की कोशिकाओं में स्पंदन गति होती है, पल्सोटरी मूवमेंट होता है, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया होती है। ये हो गया वाइटल फोर्स थ्योरी जो कि सर जेसी बोस ने प्रतिपादित की थी। इसके बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोग ने समझाया, लेकिन वो लोग इतने अच्छे से नहीं समझा पाए थे। इस कारण सर जेसी बोस को वाइटल फोर्स थ्योरी का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यदि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि वाइटल फोर्स थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी, तो सर जेसी बोस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद है रूट प्रेशर थ्योरी, मूल दाब मत। इस मत को मानने वाले वैज्ञानिकों का मानना था कि पौधों में मूल दाब के कारण ही रसारोहण होता है, किंतु इस मत को अमान्य घोषित कर दिया गया क्योंकि ऊंचे वृक्षों में रसारोहण के लिए इतना मूल दाब उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है, इस मत के अंतर्गत जो मानने वाले वैज्ञानिक थे उनका कहना था कि जो रसारोहण की क्रिया होती है जब पौधों में मूल दाब उत्पन्न होता है। फिर इसके बाद ये और वैज्ञानिकों ने कहा कि इतना मूल दाब उत्पन्न नहीं हो सकता क्योंकि कुछ कुछ वृक्ष जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, है ना।
उसके बाद आता है फिजिकल फोर्स थ्योरी। फिजिकल फोर्स थ्योरी के अंतर्गत निम्नलिखित मत आते हैं। सबसे पहला है कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी का प्रतिपादन वोहम नामक साइंटिस्ट ने किया था और 1809 में किया था। ठीक है, इनके अनुसार जो जाइलम की वाहिकाएं कैपिलरी नलिका की भांति कार्य करती हैं, जिससे कि कैपिलरी बल उत्पन्न होता है और कैपिलरी बल के कारण जल ऊपर की ओर चढ़ता है। परंतु इस मत को भी मान्यता प्राप्त ना हो सकी, क्योंकि वाहिकाओं का जो व्यास होता है वो इतना कम नहीं होता और ना ही जल इतने ऊपर तक चढ़ सकता है। ठीक है, उसके बाद है इम्बिविजन थ्योरी। इम्बिविजन थ्योरी सैक्स ने प्रतिपादित की थी और 1878 में प्रतिपादित की थी। तो सैक्स साइंटिस्ट के अनुसार कहना था कि जाइलम वाहिकाओं में जल इम्बिविजन के कारण चढ़ता है। इस मत को भी मान्यता प्राप्त ना की सकी और ये मत भी नहीं माना गया। उसके बाद आता है वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण एवं ससंजन सिद्धांत अथवा जॉली एवं डिक्सन का ससंजन सिद्धांत। ये जो सिद्धांत था ये ही वेरी IMP है, किसके लिए? फिजिकल फोर्स थ्योरी के लिए। ठीक है, तो ये जो सिद्धांत है ये जॉली एवं डिक्सन ने प्रतिपादित किया था और 1894 में प्रतिपादित किया था और इस सिद्धांत के अंतर्गत 2 बिंदुओं पर आधारित है। ये जो सिद्धांत है ये मेनली 2 पॉइंट पर आधारित है। चलिए देखते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जॉली एवं डिक्सन ने 1894 में किया था। ये सिद्धांत 2 बिंदुओं पर आधारित है। सबसे पहला है जल के अणुओं के ससंजन एवं आसंजन बलों के कारण जाइलम में एक अखंड स्तंभ कॉन्टिन्यूअस कॉलम बन जाता है। पहला पॉइंट तो यही है। और सेकंड पॉइंट है वाष्पोत्सर्जन पल एवं तनाव इस जल स्तंभ वाटर कॉलम प्रभावित करता है। ठीक है, ये जो वाष्पोत्सर्जन पल एवं तनाव जो होता है वो जल स्तंभ को या वाटर कॉलम को प्रभावित करता है। ये जो 2 पॉइंट हैं ये वाष्पोत्सर्जन अपकर्षण एवं ससंजन सिद्धांत, यही सबसे अधिक स्वीकारा गया किसमें? फिजिकल फोर्स थ्योरी में, और इसी सिद्धांत को सबसे अधिक मान्यता प्राप्त की जा सकी। जबकि इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत और आए, इम्बिविजन थ्योरी और कैपिलरी थ्योरी, इनको अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है गाइस, तो ये टॉपिक तो कंप्लीट हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एशियंट ऑफ शेप वेरी IMP टॉपिक है, आप इसका नोट्स ज़रूर लिखें। वीडियो कंप्लीट हो चुका है। गाइस, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।